आभारी हैं। विभिन्न कमेटियां एक बार तालियों के साथ वंदे मातरम। और हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मंत्री महोदय, सांसद महोदया एवं विधायक महोदय इस समय स्टेज पर विराजमान हैं। माननीय उपायुक्त महोदय से हम निवेदन करेंगे कि आपके इस शांति प्रिय और कृषि प्रधान डिस्ट्रिक्ट की ओर से आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं सहयोगियों का अभिनंदन करें। माननीय उपायुक्त श्री अजय सिंह तोमर IAS। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री मनोहर लाल जी, विकास एवं पंचायत मंत्री श्री देवेंद्र बबली जी, श्रीमती सुनीता दुग्गल जी माननीय सांसद लोकसभा क्षेत्र सिरसा, श्री डूडाराम जी माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र फतेहाबाद, यहाँ पर उपस्थित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण, छायाकार बंधुओं एवं समस्त ग्रामवासियों का इस कार्यक्रम में पहुँचने पर जिला प्रशासन फतेहाबाद की तरफ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी तथा माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री मनोहर लाल जी के कुशल नेतृत्व में संचालित ये महत्वाकांक्षी अमृत सरोवर प्लस योजना जल संरक्षण की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना की शुरुआत दिनांक 24 अप्रैल 2022 को की गई थी और इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश की प्राचीन धरोहर तालाब जोहड़ों का जीर्णोद्धार करते हुए जल संरक्षण करके आमजन की जल आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। हरियाणा सरकार निरंतर इसका अनुसरण करते हुए राज्य में विलुप्त हो चुके तालाबों जोहड़ों का कायाकल्प करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा इस योजना को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने हेतु हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है, जिसके अंतर्गत राज्यों में तालाबों जोहड़ों की पुनः संरचना करके अमृत सरोवर बनाने का कार्य प्रगति पर है। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण को बढ़ावा देने हेतु इन अमृत सरोवरों के चारों तरफ हरे भरे वृक्षों का रोपण करने का भी प्रावधान किया गया है। हरियाणा के 22 जिलों में 1650 तालाबों का अमृत सरोवर योजना के तहत लक्ष्य लिया गया था, जिसकी तुलना में अभी तक हरियाणा में 2082 तालाबों का कायाकल्प माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के अथक प्रयासों से किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त आज के दिन राज्य में 60 अमृत सरोवर प्लस जिनका कार्य पूर्ण हो चुका है, जिन पर कुल 28 करोड़ 78 लाख रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है तथा जिनमें से जिला फतेहाबाद के गांव डुलट सहित 31 अमृत सरोवर प्लस का कार्य भी शामिल है, जिनकी कुल लागत 10 करोड़ 97 लाख रुपए है। हरियाणा राज्य के 697 अमृत सरोवर प्लस का कार्य अप्रैल 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इन 60 अमृत सरोवर का ऑनलाइन उद्घाटन करके आमजन को समर्पित किए जाएंगे। ये अमृत सरोवर आमजन की जल आपूर्ति एवं पशुओं के लिए जल की पर्याप्त उपलब्धता करेंगे तथा बारिश के पानी की उचित निकासी करके संचित करने तथा दूषित जल को उपचारित करने उपरांत कृषि, सिंचाई व अन्य कार्य के उपयोग में कारगर साबित होंगे। अंत में इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने हेतु उपस्थित हुए सभी महानुभावों का जिला प्रशासन फतेहाबाद की तरफ से पुनः अभिनंदन स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद उपायुक्त महोदय जिला फतेहाबाद। यह एक सुखद संयोग है कि जितनी परियोजनाएं हैं उनमें सर्वाधिक पंचायत एवं विकास विभाग की हैं। हम चाहेंगे समस्त जिलावासी फतेहाबाद के कि माननीय श्री देवेंद्र सिंह बबली जी आज हमारे बीच जब मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पहुँचे हैं
तो इनका हार्दिक अभिनंदन करें और इस अवसर को अपने हाथ से जाने न दें। सर्वाधिक 30 एक साथ अमृत योजना के लिए हम महोदय आपके आभारी हैं श्री बबली जी। धन्यवाद जी। आज हमारे टोहाना हलके में जो सूरवीरों की धरती है, दानवीरों की धरती है, धर्म नगरी है, नहरों की नगरी है, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आज यहाँ जो हमारे पौंड हैं उनके उद्घाटन के लिए जो पूरे प्रदेश भर में 60 जो पौंड जिनको अमृत सरोवर प्लस बनाकर गांव को समर्पित किया है, उस कड़ी में यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी पहुँचे हैं। मैं अपनी तरफ से अपने सभी टोहाना हल्का वासियों की तरफ से उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आपका स्वागत करता हूँ। हमारे टोहाना को जो जो सौगातें आपने दी उसके लिए हर टोहाना वासी आपके जो डेवलपमेंट के कार्य टोहाना को आपने दिए उसके लिए आभार व्यक्त करता है। हमारे बीच में हमारे सरसा से सांसद श्रीमती सुनीता दुक्कल जी मौजूद हैं। हमारे विधानसभा में हमारे साथी बड़े भाई श्री धूड़ाराम जी भी विराजमान हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री बलदेव सिंह ग्रोहा जी भी यहाँ उपस्थित हैं। हमारी जो गांव डुल्ट की सरपंच साहिबा हैं श्रीमती हरप्रीत ढिल्लो जी, वो भी यहाँ मौजूद है। और यहाँ पहुँचे हुए सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृ शक्ति, मेरी माएँ बहनें और सभी गांव से, आसपास के सभी गांव से, बल्कि जिले से कहूँगा, आए हुए हमारे सरपंच साहिबान, हमारे ब्लॉक समिति के सदस्य साथी, हमारे टोहाना नगर परिषद चेयरमैन नरेश बंसल जी, हमारे जिला फतेहाबाद से हमारी जो चेयरपर्सन है और हमारे ब्लॉक समिति के भी सभी चेयरमैन साथी और सभी सदस्यगण जो यहाँ पहुँचे हैं, आपका भी मैं आज इस आयोजन में, इस प्रोग्राम में बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा टोहाना क्षेत्र नहरों की नगरी के साथ साथ धार्मिक नगरी भी है और योद्धाओं की नगरी है जी। और अगर असली में पूरे हरियाणा प्रदेश की डेवलपमेंट के साथ साथ अगर टोहाना की डेवलपमेंट किसी ने की है तो वो माननीय मनोहर लाल जी ने की है। मैं उसके लिए एक बार आपका बार बार पुनः पुनः आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, टोहाना हल्का की जनता ने जब मुझे आशीर्वाद देकर तो चंडीगढ़ विधानसभा में भेजने का कार्य किया था और आपने अपनी कैबिनेट में एक बड़ी जिम्मेवारी देकर जो जिम्मेवारी मेरी लगाई थी, मैंने पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ जहां टोहाना हल्का वासियों की सेवा करने का काम किया, वहीं प्रदेश में भी हमारे गांव की दिशा कैसे सुधरे उसको भी हमने बदलने का काम किया। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि जो योजनाएं आप लोगों ने सरकार के माध्यम से गांव तक ले जाने का जो बेड़ा उठाया था और हमारा गांव शहरीकरण की तरफ बढ़े, जो सोच हरियाणा सरकार की थी, आपकी थी, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की थी, उसी सोच को हमने धरातल पर लागू किया है। हमारा गांव गली नाली और चौपाल से आगे बढ़े, जो 9 सूत्र कार्यक्रम में चाहे हमारे जोड़ों का जीर्णोद्धार करके अमृत सरोवर प्लस बनाकर उसमें उसको पार्क का रूप देना हो, गांव से जो एक बहुत बड़ी गंदगी थी, सलज था, गंदे पानी से गांव वासियों का रहना दूभर था, उससे गांव को निजात मिली है। गांव में फिरनिया बनाकर एक बाईपास का काम, उस पर एलईडी लगाकर शहरीकरण उसका करना, पार्क कम व्यायामशाला बनाना, गांव में सचिवालय बनाकर देना सरपंचों के लिए। हमारे कम्युनिटी सेंटर जो एक बहुत बड़ा फैसला हरियाणा सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का रहा, हमारे क्षेत्र में भी आपने 27 कम्युनिटी सेंटर दिए छोटे बड़े मिलाकर, उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज हमारे हर गांव में कहीं न कहीं, चाहे हमारे पब्लिक हेल्थ के वाटर बक्स की बात हो, हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट में किसानों के खाड़े बनाने की बात हो, मनरेगा के तहत चाहे किसानों को खेतों की सड़कें बनाकर देने की बात हो, हमारे स्कूलों का सुधारीकरण करने की बात हो और अन्य जो गांव के डेवलपमेंट के कार्य हैं उनकी बात हो, चारों तरफ चहुमुखी विकास पूरे प्रदेश में और हमारे टोहाना क्षेत्र में चला हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी, स्पेशल धन्यवाद मैं आपका करना चाहता हूँ। मेरे टोहाना हल्का की अनदेखी, यहाँ सरकारें आती रही जाती रही,
सिर्फ सत्ता सुख की राजनीति, वोट बटोरने की राजनीति होती रही। पहली बार टोहाना हल्का वासियों को जो वोट इन्होंने दिया उसका सही इस्तेमाल होकर जो इनके हक थे, जो सरकार में यहाँ जो नुमाइंदे थे उनकी ड्यूटियां थी, आपके माध्यम से पूरा करवाने का हमें मौका मिला। बड़ी सौगात आपने, हमारा बाईपास अधूरा था उसको पूरा करवाकर एक बड़ी सौगात टोहाना हल्के को देने का काम किया। बस स्टैंड 10 साल से लंबित था, भव्य बिल्डिंग बनाई जा रही है आपके आशीर्वाद से। हमारी 40 साल पुरानी मांग थी जी 100 बेड हॉस्पिटल की, भव्य बिल्डिंग करीबन 150 करोड़ से आपके आशीर्वाद से उसका भी शुभारंभ हो चुका है। 148 भी जो सुरवाड़ा मोड़ से हमारा जो रोड है जो पंजाब बॉर्डर को टच करता है और आगे जाखड़ तक जाता है, वो सौगात आपने मेरे टोहाना हल्का वासियों को देने का कार्य किया। और जो सबसे बड़ी सौगात हमारे फतेहाबाद जिले को आपने दी और टोहाना के रसूलपुर के अंदर जो मेडिकल कॉलेज की घोषणा की, जिसका अभी एजेंसी जल्दी आपके माध्यम से फाइनल हो जाएंगी और वो भी आपके कर कमलों से शुभारंभ बहुत जल्दी होने जा रहा है, उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इतना ही कहना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी, जो आपने आशीर्वाद हमारे टोहाना हल्का वासियों को दिया है, आने वाले समय में हमारे टोहाना हल्का वासी आपके इस आशीर्वाद को दोगुना कर आपको लौटाएंगे। यह मैं मेरे टोहाना हल्का वासियों की तरफ से आपको आश्वासन दे सकता हूं। आप सभी इतनी ठंड में आए, सभी गणमान्य अतिथिगण आए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और अब मुख्यमंत्री जी बोलेंगे, वो आपको सारा का सारा जो पूरी डिटेल में आज 2000 करोड़ की घोषणाएं, चाहे उसके अंदर हमारे शिलान्यास थे नए कामों के और उद्घाटन थे, प्रदेश को एक बड़ी सौगात दी है, उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा पूरे प्रदेशवासियों की तरफ से। और 2 दिन पहले जो 22 मार्च को अयोध्या में श्री राम मंदिर के अंदर श्री राम लला जी का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम राम में पूरा प्रदेश देश हुआ, हमारा टोहाना भी उस दिन पूरा राम में था, उसके लिए भी मैं पूरे के पूरे हमारे देशवासियों को, हमारे हरियाणा प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। धन्यवाद मंत्री महोदय। हम समस्त जिला फतेहाबाद के निवासी आपसे आग्रह करेंगे कि हमारे जिले में माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज पधारे हैं और हरियाणा में पगड़ी सम्मान का प्रतीक है, तो आप मुख्यमंत्री महोदय को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करें। साथ में होंगे विनोद एवं मनोज बबली, सुखविंदर सिंह ढिल्लो एवं सुखविंदर सिंह समराह। कृपया शीघ्र ये समिति मंच पर आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सम्मान स्वरूप पगड़ी पहनाकर अभिनंदन करे। तालियों की गड़गड़ाहट इस जिले की शामिलता को दर्शा रही है। सारा जिला विभोर है, मंत्रमुग्ध है। हम निवेदन करेंगे हरप्रीत कौर से कि वे बहन सुनीता दुग्गल जी को भी शाल भेंट करके सम्मानित करें, जैसा कि समिति ने पहले निवेदन किया है। चौधरी दूड़ाराम जी को सम्मानित करने के लिए आ रहे हैं सुरजीत सिंह, सरपंच प्रतिनिधि। और फिर भी हम चाहेंगे, यद्यपि श्री देवेंद्र सिंह बबली जी ने कहा है कि मैं कोई अतिथि नहीं, मैं आपके बीच का सदस्य हूं, लेकिन बबली महोदय, ये हमारा भी फर्ज है कि हम आपको भी इस अवसर पर सम्मानित करें, क्योंकि आपकी डिमांड ही इस जिले को विकसित कर रही है। इसलिए श्री सुखविंदर जी ढिल्लो एवं श्री सुखविंदर जी समराह ये माननीय बबली जी को भी सम्मानित करेंगे। श्री बलदेव ग्रोहा जी इन्हें सम्मानित कर रहे हैं श्री नथु राम जी। और अब हम डीआईओ से एक निवेदन करेंगे। आज ये गांव समस्त हरियाणा के गांव का प्रतिनिधित्व कर रहा है। महोदय कितना समय बचाते हैं, कितने व्यावहारिक हैं, जगह जगह ने जाकर एक स्थान से ही उद्घाटन करते हैं। तो आज जहां जहां भी उद्घाटन हो रहे हैं, जहां जहां अनावरण हो रहा है, वो सारा आप एक बार पर्दे पर दिखाइएगा। डीआईओ श्री रमेश शर्मा जी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान अमृत सरोवर योजना हरियाणा में फलीभूत हो रही है। पीआईओ से एक निवेदन करेंगे। हरियाणा के कर्मठ आज मुख्यमंत्री गांव माननीय समस्त मनोहर लाल जी गांव के का दिशा प्रतिनिधित्व निर्देशन कर रहा में है। निर्धारित लक्ष्य 15 अगस्त महोदय, कितना समय 2023 से बचाते हैं, 45 कितने दिन व्यावहारिक पहले हैं, ही जगह-जगह 1650 जाकर एक सरोवरों स्थान के से उद्घाटन पुनः करते हैं। निर्माण। तो आज जहां जहां भी उद्घाटन हो रहे हैं, जहां जहां अनावरण हो रहा है, वो सारा आप एक पर्दे के पर लक्ष्य को दिखाइएगा। प्राप्त कर PIO एक नई मिसाल पेश की। अब तक हरियाणा में मिशन अमृत सरोवर कार्यक्रम के तहत 2077 सरोवरों का निर्माण हो चुका है। सफलता की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार ने जुलाई 2023 में ही अपनी अन्वेषी पहल से राज्य में अमृत प्लस और अमृत प्लस प्लस सरोवर कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें अमृत प्लस कार्यक्रम के तहत सरोवरों का सौंदर्यीकरण और आम लोगों की भागीदारी तय की गई। पंचायत के सहयोग से भी यहाँ पर जैसे बोट हो गई, झूले हो गई, छतरी होगी, ये लगाए हैं सर। पालन को ठेके दे देंगे तो इसकी पंचायत की हमारी इनकम बढ़ोतरी होगी। अमृत प्लस प्लस कार्यक्रम में इसे आय का जरिया बनाने के लिए बोटिंग और फिशिंग की अनूठी पहल भी की गई। मिसाल पेश की। इसके पहले चरण में मिशन अमृत प्लस प्लस कार्यक्रम के तहत 110 अमृत प्लस सरोवरों का लक्ष्य पूरा कर लिया गया और उसे नीलामी के लिए जारी कर दिया गया। वहीं अमृत प्लस कार्यक्रम के तहत 60 सरोवरों के लक्ष्य को भी प्राप्त कर लिया गया है और आज ये पर्यटन के आकर्षण। राज्य में अमृत प्लस और अमृत प्लस प्लस सरोवर कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें अमृत प्लस कार्यक्रम के तहत सरोवरों का सौंदर्यीकरण और आम लोगों की भागीदारी तय की गई। पंचायत के सहयोग से भी यहाँ पर जैसे बोट हो गई, झूले हो गई, छतरी होगी, ये लगाए हैं सर। पालन को ठेके दे देंगे तो इसकी पंचायत की हमारी इनकम बढ़ोतरी होगी। अमृत प्लस प्लस कार्यक्रम में इसे आय का जरिया बनाने के लिए बोटिंग और फिशिंग की अनूठी पहल भी की गई। मिसाल पेश की। इसके पहले चरण में मिशन अमृत प्लस प्लस कार्यक्रम के तहत 110 अमृत प्लस सरोवरों का लक्ष्य पूरा कर लिया गया और उसे नीलामी के लिए जारी कर दिया गया। वहीं अमृत प्लस कार्यक्रम के तहत 60 सरोवरों के लक्ष्य को भी प्राप्त कर लिया गया है और आज ये पर्यटन के आकर्षण। राज्य में अमृत प्लस और अमृत प्लस प्लस सरोवर। आप कृपया जो 3 मिनट की पीपीटी है, कृपया उसे आप चालू कीजिएगा। इसे छोड़ दीजिए प्लीज। माननीय डीओ साहब, आपके पास अगली क्लिप शुरू कीजिए। एक वार्तिका आप देखिएगा जो आज के जिला फतेहाबाद से संबंधित है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने कर कमलों से ये सभी उद्घाटन इसी मंच से कर रहे हैं। धन्यवाद महोदय। हम बहुत ही विनम्र निवेदन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री मनोहर लाल जी से कि वे मंच पर आएं और इस जिले के साथ समस्त हरियाणा को संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। इस सर्दी में गर्मी लाने का एक तरीका है जोर से बोलना। ठीक है, बोलो भारत माता की। अभी भी लोग जानबूझ के सर्दी में जकड़े बैठे हैं। भारत माता की, भारत माता की। डोलेट गांव का यह ऐतिहासिक सम्मेलन, ऐतिहासिक सभा, मुझे नहीं, मैं
मैं जान नहीं सकता कि इस प्रकार के गांव में इतनी बड़ी सभा पहले कभी हुई होगी। आपको इस इतनी बड़ी सभा के आयोजन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। आज के इस सभा में मंच पर विराजमान हमारे ग्रामीण विकास मंत्री और अपनी इस इलाके के ही विधायक श्री देवेंद्र बबली जी, इस लोकसभा क्षेत्र की अपनी सांसद बहन सुनीता दुग्गल जी, फतेहाबाद विधानसभा से हमारे विधायक श्री दूड़ाराम जी, भारतीय जनता पार्टी के फतेहाबाद जिले के जिलाध्यक्ष श्री बलदेव सिंह गिरोहा जी और डुलेट गांव की अपनी सरपंच बहन हरप्रीत कौर ढिल्लों जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण, विभिन्न जिलों से जुड़े हुए सीधे ऑनलाइन कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभाव भाइयों बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, आज का दिन जैसा भी बताया गया कि अमृत सरोवर, 60 अमृत सरोवर, इनके उद्घाटन का यह दिन रखा गया है। महीना भर पहले मुझे कहा गया कि बहुत से ऐसे अमृत सरोवर तैयार हुए हैं, तो इनका सबका उद्घाटन करना है। जैसा एक पिछले 6-7 वर्षों से, खास करके कोविड के बाद से हमने एक परंपरा शुरू की है कि इतनी बड़ी संख्या में जब ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं, उनको किसी एक ही स्थान से उसका उद्घाटन करने से समय भी बचता है, पैसा भी बचता है और लोगों को एक ही स्थान से सब संदेश जा सकते हैं। जैसा भी ये कार्यक्रम हो रहा है, इसी प्रकार का एक कार्यक्रम आज प्रातःकाल ही हिसार की लुवास यूनिवर्सिटी से मैंने उसको किया है। वहाँ भी ये जो विभाग है अमृत सरोवर वाला, इसको छोड़ करके बाकी सब विभागों के 152 प्रोजेक्ट जिनका शिलान्यास उद्घाटन हुआ। और संयोग ऐसा है कि आज जैसा 24 जनवरी है, साल 2024 है, और जो मैंने प्रातःकाल 152 प्रोजेक्ट के शिलान्यास उद्घाटन किए, बाद में जब हिसाब किताब लगाया, उसकी कुल राशि जो बनती है वो 2024 करोड़ रुपया बनी है। क्या संयोग था आज। तो इस प्रकार एक ही दिन में इतने बड़े प्रोजेक्ट जनता को समर्पित करते हुए मुझे तो खुशी हो ही रही है। हरियाणा की जनता को इस अवसर पर मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। भाइयों बहनों, ये अमृत सरोवर का विषय कहां से शुरू हुआ। देश के प्रधानमंत्री जी ने 2022 में एक आह्वान किया था कि देश भर के जितने भी तालाब हैं, इनको तालाब की बजाय अमृत सरोवर नाम दिया जाए और इन अमृत सरोवर की पहले तो सफाई, स्वच्छता, उसके पानी की सफाई करना, फिर बाद में जहां कहीं इसको रेनोवेट करना है, इसको एक प्रकार से इसमें जितना अच्छापन किया जा सकता है इसके पुनर्निर्माण के लिए। क्यों हम देखते हैं, वर्षों से तो हम देख रहे हैं कि इन तालाबों में गंदा पानी बह करके आता है। हमारे अपने घरों से बरसात का पानी भी होता है, घरों का पानी भी होता है, और कहीं कहीं तो मैंने शहरों में तालाब देखे हैं, वहां सीवरेज का पानी भी डाल देते हैं। इन तालाबों को पॉल्यूटेड होते हुए, इनको प्रदूषित होते हुए ये पिछले कुछ वर्षों से देखा है। मैं अपना बचपन याद करता हूं। महम चौबीसी का निंदाना गांव, जहां मेरा जन्म हुआ, हम छोटे छोटे होते थे तो तालाब पर जाकर के स्नान किया करते थे। दौड़ करके बुर्जीज पर छलांग लगा करके तालाब में जाते थे, तैरते थे, खूब आनंद लेते थे। आज वही तालाब इतने दूषित हो गए हैं कि हमारे पशु भी वहां पानी पीना पसंद नहीं करते हैं।
तो एक इस प्रकार की दुर्लभ, एक दूभर समस्या, इसको हल करने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया। 22 अप्रैल को 2022 को उन्होंने आह्वान किया था। हमने उसी महीने के अंदर अंदर 1 मई 2022 को उसको फॉलो करते हुए प्रत्येक जिले में 75 तालाब को अमृत सरोवर के रूप में बदल करके इसको ठीक किया जाए। 1650 तालाब का हमने उस समय टारगेट लिया था। मुझे खुशी हुई आपको बताते हुए कि आज वो काम 1650 के बजाय 2078 अमृत सरोवर बनाने की प्रक्रिया में हम आ गए हैं। हम अपने लक्ष्य को, टारगेट को पार कर लिए। हमने एक काम और हमने आगे किया कि हरियाणा में कुल मिलाकर के तालाबों की संख्या बहुत ज्यादा है और कभी यहाँ तालाब हर प्रकार की व्यवस्था में काम आते थे। पशुओं की सिंचाई के काम, पशुओं के पीने के पानी के काम आते थे। घरों में भी पीने के अलावा बाकी सब काम हम तालाबों के पानी से करते थे और सिंचाई के भी काम आते थे। एक समय तालाबों की भरमार थी। हमने इन सब तालाबों की व्यवस्था के लिए हरियाणा में एक पॉन्ड अथॉरिटी बनाई, तालाब प्राधिकरण, और तालाब प्राधिकरण के जिम्मे लगाया कि सर्वे करें। सर्वे करके पाया गया कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कुल मिलाकर तालाबों की संख्या हमारी 18,000 के आसपास ये सब तालाब जो है हमको वहां मिले। और केवल ग्रामीण क्षेत्र में नहीं, 900 तालाब जो है वो शहरों में भी मिले और उन शहरों तालाब को भी ठीक करने का काम हमने उस बीड़े के उठाया। तो और कुल 19,649 तालाब, ये एक टारगेट रखा, इनको हम ठीक करेंगे। 11,000 के आसपास तालाब इसमें पॉल्यूटेड हैं, प्रदूषित हैं। बाकी तालाब ऐसे हैं कुछ सूख भी गए हैं, पानी वहां पहुंचता नहीं है। वर्षा का पानी 3 महीने 4 महीने के लिए तो पानी आता, बाद में तालाब सूख जाते हैं। वहां आज भी पशुओं के पीने की व्यवस्था नहीं होती है। तो इस बहुत बड़े काम को करने के लिए ये बीड़ा हमने उठाया और इस पानी को उपलब्ध कराने के लिए आज ये जो काम शुरू किया गया है, ये हरियाणा भर में लगातार ये चल रहा है। हरियाणा में सिंचाई के नाते से और पीने के पानी के नाते से एक अध्ययन के अनुसार अगर मैं इसको लीटर में बताता हूं तो 35 लाख करोड़ लीटर, 35 लाख करोड़ लीटर ये पानी हमको चाहिए। चाहे इसमें पीने के लिए है, स्नान करने के लिए है, नहाने धोने के लिए है, खेती के लिए है, सिंचाई के लिए है, हमारे हर प्रकार का उद्योग में इसका बड़ा उपयोग होता है। तो 35 लाख करोड़ पानी चाहिए। आज वही जो स्टडी है, वो जो अनुमान है, वो बता रहे हैं कि हमारे पास जो उपलब्धता है कुल मिलाकर 20 लाख यानी 21 लाख करोड़ लीटर है। 35 चाहिए, 21 है, 14 लाख करोड़ पानी की कमी आज भी हरियाणा में है। और इस पानी की आपूर्ति आखिर तो वर्षा से होती है, पहाड़ों से होती है, जो नदियां चलती हैं उनमें से होती है। हमारे पानी का बहुत बड़ा हिस्सा जो समझौता हुआ था पंजाब के साथ, एसवाइल के माध्यम से हमको मिलना था, सतलुज यमुना लिंक नहर के माध्यम से, वो हमको मिल नहीं रहा है। अब वो अंतर्राज्यीय विवाद है, उस विवाद के हल के लिए हम सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचे हैं। कब वो हल होगा, कब नहीं होगा, लेकिन अगर हल नहीं भी हो रहा अभी, तो भी पानी का प्रबंधन ये सरकारों के जिम्मे होता, उसको हम कर रहे हैं। और पानी के प्रबंधन के करने के बाद आवश्यक पानी हरियाणा के किसी भी कोने तक पहुंचाने के लिए हमने सफलता पाई है। 300 टेल ऐसी थी हरियाणा में जो हमारे राजस्थान के साथ बॉर्डर लगता हुआ है, चाहे वो हिसार जिला, चाहे वो फतेहाबाद जिले का भी कुछ एरिया, और इसके साथ भिवानी जिला, दादरी जिला, बेंदरगढ़ जिला, इन सब जिलों का ऐसा बॉर्डर का एरिया जहां 300 टेल पर पानी कभी पहुंचता नहीं था, हमने कोशिश करके उन सब 300 टेल तक पानी पहुंचाया है। हमने प्रबंधन किया है और प्रबंधन करने के लिए बहुत से काम करने पड़ते हैं, हमने किए हैं। उसके अंदर जैसा मैंने पॉन्ड अथॉरिटी का तो विषय बताया ही बताया है, इसके साथ जो पानी को साफ करने की जो नई नई टेक्नोलॉजी है, सबसे पहले तो तालाब का पानी साफ करना है। उस पानी के तालाब को साफ करने के लिए एक अभी जो अपना सरोवर मैंने देखा है यहाँ, आज संयोग से सबसे पहले आने के बाद
इस गांव में मैं पहले लाइब्रेरी देखने के लिए गया, जो नई लाइब्रेरी आपने बनाई है, बहुत सुंदर लाइब्रेरी बनी है। मैं उसके लिए अपने मंत्री जी हैं, अपने यहाँ की पंचायत है और यहाँ के जो नौजवान हैं जिन्होंने उसका सहयोग किया, उनको सबका बहुत अभिनंदन करता हूँ कि अच्छी लाइब्रेरी आपने यहाँ बनाई है। उसके बाद ये सरोवर देखने के लिए गया, तो सरोवर में पानी को साफ करने की जो टेक्नोलॉजी वहाँ मैंने देखी, ऐसा नहीं कि पहली बार यहाँ देखी है, उसको देखने के लिए मैं पंजाब गया। उस टेक्नोलॉजी का नाम है सींचे वाला टेक्नोलॉजी। और सींचे वाला नाम क्यों है? पंजाब के अंदर एक संत रहते थे, वहां रहते हैं अभी भी, उस गांव का नाम है सींचे वाला। और उन्होंने अपने गांव का जो पानी है उसको साफ करके तालाब में जाने से पहले उसको स्वच्छता कैसे करनी है, एक टेक्नोलॉजी इजाद की। उसको देखने के लिए मैं सींचे वाला भी गया था। और वो सज्जन ऐसे हैं, उन संत को बाद में उसी टेक्नोलॉजी के कारण से पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। वो पद्मश्री अवार्ड प्राप्त टेक्नोलॉजी के अन्वेषक, जो सर्च करने वाले, वही टेक्नोलॉजी आज हमारे गांव में यहां देखने को मिली है। मन प्रसन्न हुआ है। तो इस प्रकार से पानी साफ करके तालाब में डाला जाए, पशु भी उसको पी सकते हैं। खेती करने में भी आखिर किसान को आसानी से खेती करने का मन सिंचाई करने का करता है, वरना गंदा पानी तो किसान भी चाहता है कि वह खेत में ना जाए। तो इस प्रकार से सब टेक्नोलॉजी के माध्यम से नई नई जो टेक्नोलॉजी आई है, एक जल शक्ति अभियान जो हमने चलाया है, इस जल शक्ति अभियान में जितने काम किए गए हैं, एक काम उसमें यह भी किया कि हमारी सरकार आने से पूर्व तालाबों की सफाई के लिए और 50,000 रुपया एक गांव में एक तालाब के ऊपर खर्च किया जा सकता था। हमने कहा कि इस 50,000 में ये मुरम्मत और इस प्रकार का, जैसे हम तालाब पर कुछ बगीचा बनाना चाहते हैं, कोई लाइट लगाना चाहते हैं, कोई बेंच लगाना चाहते हैं, कहीं जिम लगाना चाहते हैं, ओपन जिम, तो इसकी राशि बढ़ाई जाए। हमने उस राशि को बढ़ा करके प्रति तालाब 7 लाख रुपया कर दिया मित्रों, कि अब तालाब के ऊपर 7 लाख रुपया लगा करके आप उसका सौंदर्यकरण कर सकते हैं, उसका पुनर्निर्माण कर सकते हैं। और उसमें ये जो तालाब मैंने 2048 बताए हैं, ये उसी का परिणाम है कि उन तालाबों पर काम शुरू हो गया है। 60 जो आज उद्घाटन किए गए हैं। एक और जो बड़ा विषय कि इन 60 में से आधे से ज़्यादा 31 जो ऐसे सरोवर हैं, वो केवल फतेहाबाद जिले में ही हम करा रहे हैं। 31 तालाब। अब इसके लिए दोनों ही तरफ बात मैं कर सकता हूं। बबली जी को बधाई भी देता हूं, और बबली की चालाकी पकड़ी गई कि सबसे पहले अपने यहां कराओ। अब इसके दोनों अर्थ हैं। सारे प्रदेश में होना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन प्रदेश में करने से पहले एक उदाहरण ऐसा प्रस्तुत किया जाए कि लोग बाहर से आए, दूर से आए, देखें कि तालाब सरोवर कैसा होता है, एक गांव, उसका गांव का विकास कैसे होता है। डुलेट गांव, छोटा गांव, सामान्य परिवार हैं, कोई बहुत धनवान लोग यहाँ नहीं रहते हैं, थोड़े बहुत किसान भी हैं, बाकी मजदूर लोग हैं, लेकिन फिर भी यहाँ इस प्रकार का सुंदर ग्राम सचिवालय, इस प्रकार का वहाँ लाइब्रेरी, इस प्रकार का यहाँ सरोवर, ऐसे सब अच्छे काम किसी एक गांव में होते तो गांव के अंदर लोगों को मन लगता है। ऐसा कहा जाता है कि विकास तो शहरों में ज्यादा होता है, लेकिन अगर आदमी की आत्मा, आदमी के विचार और आदमी का जो मुद्रा, प्रसन्न मुद्रा होती है, वो गांव के लोगों की ज्यादा होती है। हम हमेशा कहते रहे कि इस गांव के आदमी की आत्मा की प्रसन्नता, ये भाव शहरों में ले जाना चाहिए, ताकि शहर के लोग भी वैसे ही खुश हो जाएं, और शहरों का विकास वो गांव में आना चाहिए, गांव के लोग भी प्रसन्न हो जाएं। तो यहाँ की आत्मा की जो प्रसन्नता, खुशी, वो शहरों में जाएगी कि नहीं जाएगी, लेकिन शहरों का विकास आज गांव में आ गया है, इस बात से मुझे भी प्रसन्नता है। तो मित्रों, भाइयों बहनों, हमारी जो टेक्नोलॉजी पानी को लेकर चल रही है, खास करके प्रदूषित पानी को स्वच्छ करने का जो काम चल रहा है, एक केंद्रीय जल प्रदूषण बोर्ड है, ऑल इंडिया लेवल पर है। उन्होंने हमारे प्रदेश के इन कामों की सराहना की है कि हरियाणा इज ए मॉडल फॉर अदर स्टेट्स ऑल्सो। तो ये काम पानी के लिए हमने किया है। पानी बचाने के लिए कई मुहिम चलाई है। हमारा किसान
भोला भाला किसान होता है, जिधर लग जाए फिर उसी तरह पिल पड़ता है। जहां चने बुआई होते थे, किसी ने रास्ता दिखा दिया, यहां पानी जमीन से निकालो और यहां धान बोना शुरू कर दो। उसने पानी जमीन का निकाला, नहर का पानी मिला कि नहीं मिला, लेकिन जमीन के पानी से बिजली मुफ्त मिल गई, वहां धान बोना शुरू कर दिया और वहां जो रासायनिक खाद है वो डालने शुरू कर दिए। आमदन बढ़ गई, लेकिन हुआ क्या? दुष्परिणाम ये हुआ कि उस रासायनिक खाद के कारण से वो जो अपनी जमीन है वो खराब कर बैठा, और खराब करने के बाद वही जमीन जहां चने अच्छे वाले होते थे, उतने ही पैसे के होते थे जितने पैसे का धान होता है, लेकिन पानी और ये जो रासायनिक खाद के दुरुपयोग के बाद उस जमीन में आज जो है दलदल हो गई है, वाटर लॉगिंग हो गई है। अब वहां फसल का दाना न चना होता, न धान होता, न गेहूं होता, कुछ नहीं होता। आज किसान पछता रहा है। सुबह ही मुझे हमारे डिप्टी कमिश्नर ने और हमारे दूढ़ाराम जी ने दोनों ने बताया कि भट्टू एरिया के बहुत गांव ऐसे हैं जहां पानी जो है वो वाटर लॉगिंग, पानी ऊपर रह गया, पानी नीचे जाता नहीं है। जाएगा कैसे? नीचे की जमीन उसको तो केमिकल खाद ने हार्ड कर दिया है, पक्की लेयर बन गई है। पानी जो पहले जमीन के अंदर रिस जाता था, आज पानी जाता नहीं है। बरसात के बाद जहां केंचुए निकल के आते थे, आज हमारी नई पीढ़ी ने केंचुआ ही नहीं देखा। केंचुआ क्या होता है? बात ठीक है कि नहीं? नई पीढ़ी को केंचुआ नहीं पता क्या होता है। केंचुआ ऐसा एक कीड़ा है कि जमीन के अंदर सुराख कर करके 10, 12, 15 मीटर तक नीचे चला जाता है। बरसात के दिनों में फिर ऊपर आ जाता है। उसके जो बिल होते हैं, उस बिलों के माध्यम से पानी नीचे चला जाता है। आज वो सब समाप्त हो गए हैं। हमारे जो बड़े बुजुर्ग किसान यहां बैठे हैं, केंचुआ किस किस ने देखा है? केंचुआ इतने लोगों ने देखा है। और जो अभी 20-25 वर्ष के नौजवान हैं, उनमें से किसी ने केंचुआ देखा है? उनमें नहीं कोई हाथ खड़ा। इसलिए कि केंचुआ नाम का प्राणी समाप्त हो गया है। और ये केवल केंचुआ नहीं था, वो हमारे जीवन दाता के नाते से वो पानी को जमीन में ले जाता था। जमीन का पानी हर वर्ष ऊपर उठता था। हम थोड़ा पीने के लिए निकालते थे, थोड़ा उपयोग करते थे, अपने आप एक ऑटोमेटिक राशनिंग थी। आज लगातार हमने निकालना शुरू कर दिया। हमने उसको भी किसान को समझाया कि इसको रोको, जहां धान नहीं बोना चाहिए वहां मत बोए, और अगर धान बोना शुरू कर दिया है तो दूसरी फसलों पर आ जाएं, और हम आपको हर एक फसल का धान बुआई नहीं करोगे, दूसरी करोगे तो 7,000 रुपया सरकार आपको देगी। और ये मेरा पानी मेरी विरासत नाम से योजना चलाई, 7,000 रुपया मिल जाएगा उनको। अब मैं हर इलाके में नहीं कह रहा, लेकिन जब पानी बहुत नीचे चला गया है, डार्क जोन हो गए हैं, और डार्क जोन होने के बाद आज समस्या ये आ रही है कि हम बिजली भी भरपूर मात्रा में लगाते हैं पानी, और हर साल एक यानी पाइप वो नया उसमें डालना पड़ता है 10 फुट का। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए हम लोगों को इस योजना पर जरूर आना चाहिए। और मैं उन किसानों का बहुत धन्यवादी हूं जिन्होंने इस योजना को अडॉप्ट किया, और 1,74,000 एकड़ जमीन पर लोगों ने धान बोना छोड़ दिया है। मैं उन किसानों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। तो भाइयों बहनों, हमने रिचार्जिंग वेल, ताकि बरसात का पानी रिचार्जिंग वेल शाफ्ट जिसको कहते हैं, शाफ्ट डाल करके और जमीन के अंदर पानी डालने का प्रावधान भी किया है। 1,000 वेल बनाए हैं अगले वर्ष के लिए, और हमने 1,000 वेल का टारगेट रखा है, ताकि इससे भी पानी जो है जमीन में जाएगा, और इसके कारण से हर वर्ष 8,000 एकड़ जमीन उसकी सिंचाई हम ज्यादा कर पाएंगे। क्योंकि जमीन ज्यादा सिंचाई हम कर पाए, इस ओर हमको आगे बढ़ना है। अगर मैं जमीन का हिसाब आपको सारा बताऊं तो हरियाणा की कुल जमीन जो खेती लायक है वो है 95 लाख एकड़। आज सिंचाई जिसमें से कैनाल की सिंचाई केवल 45 लाख एकड़ होती है। 50 लाख एकड़ ऐसी है जहां नहर का पानी नहीं जाता है, या तो बरसात का पानी होता है या ट्यूबवेल का पानी होता है, उसी में से हम सिंचाई कर सकते हैं। धीरे धीरे उसको कम करना, यानी और सिंचाई के साधन बढ़ाना, वो पानी इसी प्रकार से साफ करके बढ़ा सकते हैं। पानी की ओर जितना गंभीर होना चाहिए उसकी बहुत बड़ी जरूरत है। शहरों में पानी वेस्ट करते हैं खूब लोग, क्योंकि पानी की सप्लाई भी वहां ज्यादा होती है,
लेकिन उसको साफ नहीं करते हैं, बल्कि बाद में फिर कीचड़ बनता है, बाढ़ आती है। हमने उसको भी पानी के ट्रीटमेंट प्लांट लगाए हैं, और ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के बाद उस पानी का दोबारा से उपयोग करना, उद्योग में उपयोग करें, बागवानी में उपयोग करें, सिंचाई के लिए करें, उद्योग के लिए करें। पावर थर्मल प्लांट जो है उसमें पानी लगता है, उसमें भी हम डाल रहे हैं। और पिछले 3 सालों के अंदर जो हमने इसमें योजना बनाई है, 200 ऐसे प्लांट वाटर ट्रीटमेंट के वो हमारे लगे हैं, जिसमें 700 क्यूसेक पानी वो उसका उपलब्ध हो रहा है, जो हम उपयोग कर रहे हैं। यानी इन सारी चीजों के लिए मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि पानी के बारे में जो धारणा बनी हुई है, एक शब्द बोला जाता है पानी अमूल्य है। अब ये अमूल्य कह देते हैं तो इसके 2 अर्थ निकाल लेते लोग, और उसमें से एक अर्थ ये लगाते हैं पानी अमूल्य है, कोई पैसा लगता नहीं, मुफ्त का है। जबकि अर्थ ये है कि पानी बेशकीमती है, किसी भी कीमत पर पानी खरीदा नहीं जा सकता है, पानी बनाया नहीं जा सकता है। हम कोई एक मशीनरी तो बना सकते हैं, हम कपास से रुई, और रुई से कपास, कपास से धागा, धागे से बुन करके कपड़ा, कपड़े के बाद अपना कमीज, ये तो बना सकते हैं। जिस कुर्सी पर हम बैठे ये कुर्सी तो बना सकते हैं, लेकिन कोई कहे पानी बना के दिखाओ तो पानी बन नहीं सकता है। मित्रों, पानी इसलिए बेशकीमती है, अमूल्य है, इसको व्यर्थ नष्ट ना करें। पानी का महत्व हम कम जानते हैं। क्यों जानते हैं कम? कि हमारे यहाँ ऊपर नीचे पानी की बहुलता बहुत है, समुद्र में पानी, बरसात में पानी, जमीन में पानी, सब जगह। लेकिन स्वच्छ पानी जब नहीं मिलेगा तो हमारा जीवन संकट में आ सकता है। पानी की कीमत वो देश जानते हैं जहाँ जमीन के अंदर पानी है ही नहीं, बल्कि पानी की जगह उनका मालामाल करने वाला जो एक पदार्थ है वो है तेल। नीचे तेल है, पानी नहीं है, और तेल निकाल करके वो बाकी देशों को बेच करके धनवान हो गए हैं। लेकिन धनवान होने के बाद आज पानी का संकट वहां भी है। पानी वहां महंगा है, तेल वहां सस्ता है। पानी विदेशों से मंगवाते हैं। हमारे पास तो पानी एक अमूल्य धरा है हमारे पास, इसको बचा करके रखना ये हमारा काम है। और आगे आगे तो तेल का संकट जितना ज्यादा हो रहा है, उसका भी विकल्प अपने वैज्ञानिकों ने पानी को बना लिया है। कैसे बनाया है? कुछ ऐसे रिसर्च, ऐसी नई नई खोज ये हो गई है कि पानी में से हाइड्रोजन को अलग करो और हाइड्रोजन के साथ गाड़ियां चलाओ, हाइड्रोजन के साथ बिजली पैदा करो। अब हाइड्रोजन अलग होने लग गई है। पानी के 2 हिस्से होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सांस के लिए काम आती है और हाइड्रोजन गाड़ी चलाने के लिए काम आएगी। जिस दिन हमारे वैज्ञानिक इसमें और थोड़ा अच्छी प्रकार से सफल हो गए और इस उद्योग को बढ़त मिलेगी तो हमें तेल वेल की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी पानी का उपयोग हम अपनी गाड़ियां चलाने के लिए भी कर लेंगे, ट्रैक्टर चलाने के लिए भी कर लेंगे। एक बहुत बड़ी अनुसंधान ये सब चल रहे हैं। तो मित्रों, पानी के प्रति गंभीरता और पानी का हमेशा हिसाब किताब भी रखना चाहिए कि हमारे गांव में बरसात हुई तो कितनी हुई। इसके लिए नए नए प्रकार के मीटर आ गए हैं, जल प्रवाह मीटर और मैनुअल वर्षा मापी यंत्र ये आ गए हैं कि गांव के अंदर कितनी वर्षा हुई। फिर ऐसे यंत्र भी आ गए हैं कि हमारा जहां गांव है इसके नीचे जमीन में पानी कितना नीचे है, अब कितना है, अगले साल कितना होगा, उससे अगले साल कितना होगा। पीजोमीटर उसका नाम है। हमने ये सब स्थापित करने शुरू कर दिए हैं। और अब पीजोमीटर के आधार पर और ये जो वर्षा मापी यंत्र है इसके आधार पर पानी की सप्लाई और फसलों की उगाई, सिंचाई का प्रकार, ये सब उस हिसाब से तय किया जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाली पीढ़ी को हम विरासत के रूप में जमीन तो देके जाएंगे, जिसके पास जितनी हो दे जाएगा अपनी पीढ़ी को, लेकिन बिना पानी के दे के गए तो आने वाली पीढ़ी हमको गालियां देगी, हमको कहेगी कि हमारे बाप दादा को इतनी समझ नहीं थी कि जो पानी नहीं बचा सके। मित्रों, ये विषय एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर मैं कह रहा हूं जिस प्लेटफॉर्म पर शायद पहले कभी नहीं कहा गया होगा। आज मैं यहां से
9 और जिले जो लोग इन बातों को सुन रहे हैं, वहाँ की जनता समेत इस विषय का आह्वान करने के लिए आया हूँ कि हम पानी का सदुपयोग करें, दुरुपयोग न करें। पानी की जितनी ज़रूरत है उतना उपयोग करें। उपयोग करने के बाद उस पानी को रिसाइकल करें और रिसाइकल करने के बाद उसको रीयूज़ करें। यानी जो पानी तालाब का है या हमारे ट्रीटेड वाटर जो प्लांट से आता है, एसटीपी से आता है, इस एसटीपी के पानी को भी शहरों में, गांव में, सब जगह उसका पुनः उपयोग करें और पानी का साइकिल चलता रहे। और जो फिर कमी पड़ेगी वो प्रभु कृपा करेंगे, बरसात भी आएगी, नदियों से जितना पानी हमको मिल पाएगा उतना नदियों से पानी लेंगे और खेतों में भी उसका सदुपयोग करने के लिए, हमारी ज़मीन को ठीक करने के लिए ये जो हम जहरीला पदार्थ केमिकल खाद डालते हैं, इसकी बजाय नेचुरल खेती की तरफ जाएं और प्राकृतिक खेती, हमारे जो पशुधन है उस पशुधन का गोबर और गोबर से बनने वाले अनेक प्रकार के खाद हैं उनका उपयोग करें। उसका लाभ जो खेतों में पैदावार होती है, उस पैदावार में भी आज बहुत से ऐसे केमिकल एलिमेंट्स बचे रहते हैं जिसके खाने से और शरीर खराब होता है। कैंसर नाम की बीमारी इन्हीं कारणों से बढ़ रही है। आज से कुछ साल पहले कैंसर वैंसर नहीं होता था और अब कैंसर इतना हो गया है कि बठिंडा से एक ट्रेन चलती है, बीकानेर और राजस्थान में जाती है, वहाँ कोई कैंसर के वैद्य हैं कैंसर को ठीक करने के, वो ट्रेन भर के जाती है और कहते हैं उस ट्रेन का नाम ही है क्या, कैंसर ट्रेन। कैंसर ट्रेन भर के जाती है। जगह जगह अब अस्पताल खुल रहे हैं, तरह तरह की बीमारियों में कैंसर की बीमारी के लिए अलग से अस्पताल खुलने लग गए हैं। हमारे यहाँ झज्जर जिले में बाड़सा के अंदर 1000 बेड का केवल कैंसर हॉस्पिटल है। अंबाला में भी हमको कैंसर के लिए अलग से हॉस्पिटल बनाना पड़ा है। तो कई ऐसे रोग जो हमारे खाने पीने के साथ जुड़े हैं, उसमें हमारे खान पान में ये जो केमिकल खाद है ये बहुत बड़ा एक दोष पैदा करता है। इससे हमको बचना चाहिए। पानी भी स्वच्छ शुद्ध पीना चाहिए और शुद्ध और स्वच्छ पानी के लिए जो खराब पानी है, गंदा पानी, उसको रीट्रीट करके और उससे सिंचाई के काम में भी लेना चाहिए। और जो उसके अंदर ऐसे अवशेष हैं जिसका उपयोग नहीं है वो अलग करके उसका उपयोग अलग होता है, अलग करेंगे। आज के इस अवसर पर ये जितने अमृत सरोवर हैं जिनका आज हमने उद्घाटन किया है, आने वाले और 1 महीने में जो मुझे बताया गया है, हमारे विभाग के लोगों ने बताया है कि ऐसे 200 सरोवर और तैयार होंगे। जो आचार संहिता अगला जो लोकसभा का चुनाव उससे पहले हम 200 सरोवर और उसका उद्घाटन करेंगे। और ये सब 2000 जो तालाब बताए जा रहे हैं ये सब आने वाले 6 महीने के अंदर सब तैयार होंगे और धीरे धीरे जो 18,000 तालाब उसको हम पूरा करेंगे। अमृत सरोवर की योजना कल्पना जिन्होंने दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस असीम स्नेह वर्षा के लिए हम समस्त जिलावासी आपके कृतज्ञ हैं। जैसे तालाबों का कायाकल्प आप कर रहे हैं, हम रामलला से प्रार्थना करते हैं कि समस्त हरियाणा का कायाकल्प भी आपके कर कमलों से होता रहे। हम आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि जल का सदुपयोग करें का जो आपने आह्वान किया